143 ब्रायर रोड, ब्राइटबर्न, कंसास में टोरी और काइल ब्रियर एक बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी अचानक घर के बाहर एक विस्फोट होता है जो उनके घर को हिलाता है। वे खिड़की से बाहर देखते हैं और एक रहस्यमय आग को देखते हैं। समय कुछ घरेलू वीडियो क्लिप्स के माध्यम से गुजरता है जिसमें उनके गोद लिए हुए बेटे ब्रैंडन को साल दर साल बढ़ते हुए दिखाया जाता है। 10 साल बाद टोरी घर में ब्रैंडन को स्कूल के लिए तैयार करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ब्रैंडन कहीं दिखाई नहीं देता। इस पर टोरी शेड में उसे ढूंढने जाती है, जहां ब्रैंडन अचानक उसे डराकर चौंका देता है। काइल जल्दी ही उनके पास आ जाता है। स्कूल में ब्रैंडन को देखा जाता है जो अपने नोटबुक में अजीब प्रतीकों को डूडल कर रहा है। जब शिक्षक उसे मधुमक्खियों के बारे में सवाल पूछते हैं तो वह अद्भुत समझ के साथ जवाब देता है, जिससे उसकी बुद्धिमत्ता का पता चलता है। हालांकि उसकी शैक्षिक क्षमता शानदार होने के बावजूद उसे सामाजिक रूप से संघर्ष करना पड़ता है और उसके सहपाठी उसे तंग करते हैं। ब्रैंडन की सहपाठी कैटलीन कॉनर उसके प्रति कुछ दया और सहानुभूति दिखाती है। उस रात जब ब्रैंडन सो रहा होता है तो टोरी अपनी पेंटिंग पर काम करती रहती है। इस बीच शेड में एक रहस्यमय वस्तु से लाल रोशनी निकलने लगती है। उसी समय ब्रैंडन को एक हिंसक दौरा पड़ता है। वह जागता है, उसकी आंखें अजीब लाल हो जाती हैं। फिर अचानक अपनी खिड़की खोलता है और कूद पड़ता है। शोर सुनकर टोरी बाहर जाकर जांच करती है। टोरी ब्रैंडन को पुकारने लगती है और धीरे धीरे शेड में जाती है। अंदर वह देखती है कि ब्रैंडन तहखाने के बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। उसकी उपस्थिति से चौंका हुआ ब्रैंडन भ्रमित और भटका हुआ लगता है, जैसे वह नहीं जानता कि वह वहाँ कैसे पहुँचा। टोरी उसे धीरे से गले लगाती है, यह मानते हुए कि वह नींद में चल रहा था। जब पूछा जाता है तो ब्रैंडन कहता है कि उसने तहखाने से आवाजें सुनी थी। उसे शांत करते हुए टोरी उसे वापस बिस्तर पर ले जाती है। वे यह नहीं जानते कि शेड में रहस्यमय वस्तु अभी भी लाल रोशनी से दमक रही है। अगली सुबह काइल टोरी के पास आता है, लेकिन वह शेड में हुई घटना के बारे में नहीं बताती, बस कहती है कि ब्रैंडन नींद में चल रहा था। बाद में ब्रैंडन काइल की मदद करता है कुछ लकड़ी के काम में। बीज की दुकान जाने से पहले काइल ब्रैंडन से कहता है कि वह घास काटे। ब्रैंडन को लॉन मोवर शुरू करने में मुश्किल होती है और थोड़ी देर बाद वह अनजाने में अपनी असाधारण ताकत का उपयोग करता है, जिससे मशीनी कई फीट दूर फेंकी जाती है। अपनी ताकत से हैरान ब्रैंडन लॉन मोवर के पास जाता है और उत्सुकता से अपना हाथ घूमते हुए ब्लेड में डालता है। संपर्क होते ही ब्लेड टूट जाते हैं, लेकिन उसका हाथ पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। उस रात अपने जन्मदिन के मौके पर ब्रैंडन टोरी के साथ एक आर्केड जाता है। वहाँ उसके चाचा और चाची उसे एक राइफल उपहार में देते हैं, लेकिन काइल इसे तुरंत छीन लेता है और दृढ़ता से कहता है कि ब्रैंडन अभी भी एक बच्चा है। ब्रैंडन गुस्से में काइल से राइफल वापस देने की मांग करता है। उसकी नाराजगी बढ़ती जाती है। काइल फिर भी दृढ़ रहता है और उसे कहता है कि अब आर्केड छोड़ने का समय है। घर वापस आने पर काइल टोरी से अपनी बढ़ती चिंता साझा करता है और टोरी सहमति देती है। वे तय करते हैं कि एक सप्ताहांत कैंपिंग ट्रिप परिवार के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है, ताकि वे एक दूसरे से जुड़ सकें। सप्ताहांत में जब परिवार ट्रिप की तैयारी कर रहा होता है तो टोरी ब्रैंडन से जैकेट लाने के लिए कहती है, लेकिन वह उसकी बात अनसुनी कर देता है। काइल देखता है कि ब्रैंडन ने अपनी कांटे को चबा लिया है, जो उसकी बढ़ती ताकत का एक परेशान करने वाला संकेत है। टोरी ब्रैंडन के कमरे में कुछ अस्वस्थकारी चित्र पाती है, जिनमें मानव शारीरिक रचनाओं के चित्र के साथ साथ लड़कियों के चित्र भी होते हैं। ट्रिप के दौरान काइल ब्रैंडन से पंछी और मधुमक्खियां वाली बात करने की कोशिश करता है, उसे यह समझाते हुए कि कभी-कभी अपनी इच्छाओं को मान लेना सामान्य है। रात को टोरी बाहर से अजीब आवाजें सुनती है और ब्रैंडन को पुकारती है। इसी दौरान ब्रैंडन की सहपाठी कैटलीन अपने कमरे में तेज संगीत की आवाज सुनकर जागती है। वह संगीत बंद कर देती है, लेकिन यह फिर से शुरू हो जाता है। वह फिर से संगीत बंद करती है और पर्दे के पीछे किसी को खड़ा देखती है। डर के मारे वह अपनी माँ को पुकारती है। जब उसकी माँ जांच करने आती है तो कोई नहीं होता। कैटलीन जोर देती है कि उसने ब्रैंडन को पर्दे के पीछे खड़ा देखा था, लेकिन उसकी माँ इसे नकार देती है। कैंप में टोरी गायब ब्रैंडन को
ढूंढने लगती है। वह अचानक उसके पीछे से प्रकट होता है, जिससे टोरी चौंक जाती है। अगले दिन स्कूल में टोरी ब्रैंडन को लेकर आती है और नोटबुक में अजीब प्रतीकों को डूडल करते देखती है। उसी रात काइल शेड में मुर्गियों की चिल्लाने की आवाज सुनता है। वह राइफल लेकर बाहर जाता है और शेड में ब्रैंडन को खड़ा पाता है। काइल ब्रैंडन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह चुप रहता है और प्रतिक्रिया नहीं देता। कुछ देर बाद ब्रैंडन अपने पिता को देखता है और चुपचाप अंदर चला जाता है। उस रात काइल को फिर से मुर्गियों की चीख सुनाई देती है। वह शेड की ओर दौड़ता है और पाता है कि सभी मुर्गे मर चुके हैं। वह टोरी को यह दृश्य दिखाता है और वह यह मानती है कि शायद यह भेड़ियों का काम था। हालांकि काइल को इस पर यकीन नहीं होता और उसे शक है कि शायद ब्रैंडन जिम्मेदार हो सकता है। टोरी को काइल की चिंता पर यकीन नहीं होता और वह वापस घर चली जाती है। स्कूल में एक ट्रस्ट एक्सरसाइज के दौरान ब्रैंडन कैटलीन की ओर गिरता है, लेकिन उसे पकड़ने के बजाय वह उसे जमीन पर गिरने देती है। शिक्षक कैटलीन से उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाने को कहता है, लेकिन वह मना कर देती है और उसे परवर दुराचार कहकर बुलाती है। शिक्षक जिद करता है और जब कैटलीन अंत में अपना हाथ बढ़ाती है तो ब्रैंडन उसे जबरदस्ती पकड़ता है, उसकी हाथ को दर्दनाक तरीके से कुचलते हुए। एरिका की शिकायत के बाद ब्रैंडन को स्कूल से निलंबित कर दिया जाता है। एरिका मांग करती है कि ब्रैंडन को जेल भेजा जाए, यह दावा करते हुए कि वह पिछले रात उसकी बेटी कैटलीन के कमरे में था। उसी शाम घर पर टोरी काइल से यह राज साझा करती है कि जब उसने पहले कहा था कि ब्रैंडन नींद में चल रहा था, तो असल में वह शेड में था और ट्रैप डोर को खींच रहा था। सोते समय ब्रैंडन बार बार एक शब्द बड़बड़ाता है। वह जागता है, बाहर जाता है और शेड की ओर बढ़ता है। वहाँ वह अंतरिक्ष यान के दरवाजे की चेन तोड़ता है। टोरी, जो शेड से लाल रोशनी निकलती देखती है, दौड़कर वहाँ पहुँचती है। जैसे ही वह उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, वह अचानक गिरकर शेड की तेज सतह पर खुद को काट लेता है। टोरी ब्रैंडन के पास पहुँचती है और एक भावनात्मक पल में उसे समझाती है कि बहुत कोशिशों के बावजूद वह और काइल कभी गर्भवती नहीं हो पाए। एक दिन एक बच्चा अंतरिक्ष यान में आया और उन्होंने उसे अपना समझकर बड़ा किया। उसका नाम ब्रैंडन रखा। यह रहस्य जानकर ब्रैंडन को विश्वासघात का एहसास होता है और वह गुस्से में आकर चीजें इधर उधर फेंकने लगता है। अत्यधिक भावनात्मक स्थिति में वह बाहर दौड़ता है और उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से उस आवाजों से भर जाती है जो उसे दुनिया को ले लो का आदेश देती है। जैसे ही ब्रैंडन की आंखें तेज लाल चमकने लगती हैं, कैटलीन का लैपटॉप अचानक खराब हो जाता है। वह देखती है और पाती है कि ब्रैंडन उसके कमरे में खड़ा है, उसके हाथ में फूल लिए हुए। वह उससे कहता है कि वह बहुत खास है और एक दिन पूरी दुनिया उसका नाम जानने वाली है। इस बीच कैटलीन की माँ एरिका अपनी शिफ्ट खत्म कर रही होती है और जो हो रहा है उससे अनजान है। एरिका जब स्टोर की जांच करती है तो वह खिड़कियों पर अजीब अजीब चिन्ह देखती है। अचानक लाइटें झपकने लगती हैं और एक जोरदार धमाके के साथ लाइट फट जाती है, जिससे कांच के टुकड़े उसकी आंख में घुस जाते हैं। घबराई हुई वह सामने एक साया रूपी आकृति देखती है। खुद को बचाने के लिए बेसबॉल बैट पकड़ते हुए डर उसे पूरी तरह से घेर लेता है और वह भागकर डीप फ्रीजर की ओर दौड़ती है छिपने के लिए। ब्रैंडन अपनी लेजर पावर से दरवाजे को तोड़ता है। वह अपनी घायल आंख को बंद करती है और देखती है कि ब्रैंडन एक मास्क पहने हुए है। अगली सुबह ब्रैंडन शांति से सीढ़ियों से उतरता है और नाश्ते के लिए आता है। वहीं अपराध स्थल पर पुलिस पहुंच चुकी है और वे फ्रीजर के दरवाजे की जांच कर रहे हैं। वे इस अजीब घटना का कोई मतलब नहीं निकाल पा रहे हैं। जब वे जांच जारी रखते हैं तो वे खिड़की पर एक अजीब प्रतीक चित्रित देखते हैं। स्कूल में ब्रैंडन अपनी आंटी मेरिली के साथ काउंसलिंग कर रहा होता है, जो इकलौती काउंसलर उपलब्ध थी। ब्रैंडन उससे कहता है कि उसे अच्छा लगता है कि वह यहाँ से नहीं है, वह कुछ और है, कुछ श्रेष्ठ है। वह उसे कैटलीन के साथ किए गए उसके व्यवहार के बारे में पूछने लगती है। ब्रैंडन उससे बात करते हुए उत्तेजित हो जाता है। रात को काइल नोआ के साथ बिलियर्ड्स खेलता है, जो मेरिली का पति है। नोआ उन्हें बताता है कि
उसे जाना होगा। घर पर टोरी ब्रैंडन को आवाज देती है, लेकिन वह जवाब नहीं देता। मैरिली जब अपने कपड़े समेट रही होती है तो लाइटें झपकती हैं और ब्रैंडन बाहर हवा में लहराते हुए दिखाई देता है। उसकी अलार्म घंटी बजती है जो पिछवाड़े में हलचल का संकेत देती है। जब मैरिली बाहर देखती है तो कुछ नहीं दिखाई देता। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। वह दरवाजा खोलती है और पाती है कि ब्रैंडन खड़ा है। वह उससे कहता है कि उन्हें बात करनी है और उसे चेतावनी देता है कि वह काउंसलिंग सत्र के बारे में किसी से न बात करे, क्योंकि यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मैरिली उसे बताती है कि उसकी उपस्थिति अनुचित है और वह उसे जाने के लिए कहती है। मैरिली दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन फिर से उसकी मोशन अलार्म बज उठती है। वह पिछवाड़े में देखती है, लेकिन कुछ नहीं पाती। वह नोआ को मैसेज करती है, कहती है कि वह सोने जा रही है। जैसे ही वह बिस्तर पर लेटती है, ब्रैंडन उसके कमरे में आ जाता है, मास्क और कैप पहने हुए। इसी दौरान नोआ घर पहुंचता है, बाथरूम में जाता है और पृष्ठभूमि में कुछ अजीब देखता है। नोआ उस आकृति के पास जाता है और मास्क हटाता है, जिससे पता चलता है कि वह ब्रैंडन है। वह उसे पकड़ता है और बताता है कि वह उसे घर ले जा रहा है। ब्रैंडन उससे कहता है कि वह उसके माता पिता को कुछ न बताए। जब ब्रैंडन ट्रक में चढ़ने से इनकार करता है तो नोआ उस पर चिल्लाता है, लेकिन ब्रैंडन उसे आसानी से एक तरफ फेंक देता है। ब्रैंडन का पता न चलने पर नोआ ट्रक में बैठता है और उसे ढूंढने के लिए चल पड़ता है। ब्रैंडन ट्रक की खिड़की तोड़ देता है और इंजन बंद हो जाता है, जिससे गाड़ी रुक जाती है। नोआ बार बार ट्रक को शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन वह चालू नहीं होता। अचानक ब्रैंडन उसके सामने प्रकट होता है और नोआ हैरान होकर देखता है कि ब्रैंडन हवा में उड़ा जा रहा है। एक पल में ब्रैंडन गायब हो जाता है। फिर वह आराम से ट्रक को उठाता है और उसे जोर से नीचे फेंक देता है। इसके बाद ब्रैंडन सड़क पर अपना अजीब प्रतीक बनाता है। घर पर टोरी परेशान होकर मैरिली को कॉल करती रहती है, ब्रैंडन के बारे में चिंतित होती है। ब्रैंडन लौटता है, अपनी शर्ट हाथ में पकड़े हुए। टोरी, जो राहत महसूस करती है लेकिन चिंतित होती है, उससे पूछती है कि वह कहाँ था। ब्रैंडन शांति से जवाब देता है कि वह फुटबॉल खेल रहा था। उसका पिता काइल विश्वास नहीं कर पाता। ब्रैंडन बताता है कि स्कूल के बाद कुछ बच्चों ने उसे खेलने के लिए बुलाया, लेकिन फिर उन्होंने उसे धक्का देना शुरू कर दिया और हंसी उड़ाई। ब्रैंडन ने तय किया कि वह घर पैदल लौटेगा और कहता है कि वह थक गया है और सोने जा रहा है। टोरी उसकी शर्ट लेने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे छोड़ने से इनकार कर देता है। जब वह चला जाता है तो टोरी काइल से कहती है कि वह मानती है कि ब्रैंडन झूठ बोल रहा है। वह सोचती है कि उसे एक विशेषज्ञ से मिलवाना चाहिए। बाद में रात को ब्रैंडन जागता है और पाता है कि टोरी गायब है। जैसे ही वह इधर उधर देखता है, उसे एहसास होता है कि उसके कमरे की दीवार को जंगल के दृश्य से बदल दिया गया है। ब्रैंडन टोरी को पुकारता है और जंगल में घुस जाता है। अंततः वह उसे अंतरिक्ष यान के पास खड़ा हुआ पाता है और टोरी ब्रैंडन को बच्चा गोद में पकड़े हुए है। जैसे ही वह बच्चे को देखता है, उसके आंखें लाल चमकने लगती हैं, जिससे काइल अचानक जाग जाता है। कुछ ही समय बाद उन्हें मैरिली का कॉल आता है, जो उन्हें नोआ के हादसे के बारे में सूचित करती है। पुलिस का मानना है कि नोआ ने एक हिरण से बचने के लिए वाहन को घुमा दिया था। मैरिली टोरी और काइल को कॉल करती है, ब्रैंडन के बारे में पूछती है और बताती है कि वह पिछली रात उन्हें मिलने आया था। घर पर टोरी और काइल ब्रैंडन को नोआ के हादसे के बारे में बताते हैं, लेकिन वह बिना किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया के सुनता है। फिर काइल ब्रैंडन से सामना करता है, उसे बताता है कि वे जानते हैं कि वह मैरिली के पास गया था। टोरी उससे पूछती है कि क्या वह नोआ के हादसे के बारे में कुछ जानता है, लेकिन ब्रैंडन किसी भी प्रकार के संबंध को नकारता है और कहता है कि वह कभी अपने चाचा को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। काइल धीरे धीरे गुस्से में आ जाता है और ब्रैंडन से सच्चाई बताने की मांग करता है। ब्रैंडन ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन काइल उसे रोक लेता है। इसके जवाब में ब्रैंडन काइल को दीवार में धक्का दे देता है। बाद में जब ब्रैंडन शॉवर ले रहा होता है, काइल उसके कमरे में घुसता है और उसकी शर्ट खोजने लगता है। वह शर्ट को दराज के पीछे छुपा हुआ पाता है और वह खून से सनी होती है।
ब्रैंडन अपने कमरे में आता है और काइल उसे बताता है कि वह माफी मांगना चाहता है। बाद में काइल शर्ट को टोरी को दिखाता है, यह यकीन करते हुए कि इसमें नोआ का खून है। हालांकि टोरी उस पर विश्वास नहीं करती। वह कहती है कि शायद नोआ शराब के नशे में था और काइल ने उसे गाड़ी चलाने दिया। टोरी का मानना है कि काइल अब अपनी गलती को ब्रैंडन पर थोपने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे खुद पर दोष महसूस हो रहा है। काइल टोरी से कहता है कि उन्हें कुछ करना होगा, नहीं तो और लोग चोटिल होंगे। टोरी परेशान होकर घर से बाहर चली जाती है। इसी दौरान पुलिस स्टेशन पर अधिकारी उस प्रतीक को देखते हैं जो एक्सीडेंट साइट पर पाया गया था, और यह वही प्रतीक है जो डिनर की खिड़की पर भी था। उसी रात काइल टोरी को बताता है कि वह ब्रैंडन को शिकार पर ले जाने की योजना बना रहा है, ताकि वह उसके साथ पिता पुत्र का संबंध बना सके। काइल और ब्रैंडन जब जंगल में जाते हैं, शेरिफ टोरी और काइल के घर पर पहुंचता है। वह टोरी को वह प्रतीक दिखाता है जिसे उसने पाया है और बताता है कि यह बीबी जैसा दिखता है, जो शायद ब्रैंडन ब्रियर का संकेत हो सकता है। शेरिफ घर की तलाशी लेने की इच्छा जताता है, लेकिन टोरी उसे जाने के लिए कहती है। जाने से पहले शेरिफ उसे चेतावनी देता है कि वह फिर से वापस आएगा। टोरी जल्दी से ऊपर जाती है और ब्रैंडन की नोटबुक ढूंढती है, जो प्रतीकों और उन सभी चीजों से भरी हुई है जो उसने की है। एक पन्ने पर टेक द वर्ल्ड शब्द लिखे होते हैं और दूसरे पर ब्रैंडन को दुनिया को नष्ट करते हुए दर्शाया गया है। इस बीच कैंपिंग ट्रिप के दौरान काइल ब्रैंडन को सिर में गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोली उसके खोपड़ी से टकराकर वापस लौट जाती है, जिससे यह साबित होता है कि ब्रैंडन में कितना बदलाव आ चुका है। काइल फिर से गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रैंडन गायब हो जाता है। काइल दौड़ने लगता है, तभी ब्रैंडन उसके सामने आकर अपनी लेजर विजन से उसके चेहरे को जलाकर उसे घायल कर देता है। घर वापस आकर टोरी काइल को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन जब किसी ने फोन उठाया तो वह उसे बताती है कि वह सही था, यह ब्रैंडन था। हालांकि काइल के बजाय यह ब्रैंडन था जो दूसरी तरफ से जवाब दे रहा था। ब्रैंडन घर को नष्ट करना शुरू कर देता है और निराश होकर टोरी 911 को मदद के लिए कॉल करती है। शेरिफ डिस्पैच सुनकर बताता है कि वह रास्ते में है। जब वह वहां पहुंचता है तो वह घर को बर्बाद हुए देखता है। टोरी शेरिफ की ओर सुरक्षा के लिए दौड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रैंडन उसे रास्ते में रोक देता है। वह फिर से कोशिश करती है, लेकिन ब्रैंडन शेरिफ तक पहुंचने से पहले ही उसे पकड़ लेता है। टोरी का साथी उसे कवर लेने का आग्रह करता है, क्योंकि ब्रैंडन उसके पास आ रहा होता है। वह बैकअप के लिए कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका रेडियो खराब हो जाता है। ब्रैंडन एक बार फिर उसके सामने प्रकट होता है और वह फिर से उसकी कॉल को काट देता है। निराश होकर टोरी खिड़की से बाहर चढ़ जाती है और यह याद करते हुए कि अंतरिक्ष यान ब्रैंडन को नुकसान पहुंचा सकता है, वह दौड़ते हुए बार्न की ओर जाती है, उम्मीद करती है कि वही उसे ब्रैंडन को रोकने की कुंजी प्रदान करेगा। टोरी अंतरिक्ष यान तक पहुंचती है और वहां एरिका की निष्कलंक लाश देखकर भयभीत हो जाती है। घबराहट में वह अंतरिक्ष यान के एक टुकड़े को उठाती है और बाहर चढ़ जाती है। ब्रैंडन को पुकारती हुई वह उसके सामने प्रकट होता है और उसे प्राप्त करने के लिए वह उससे कहती है कि वह अब भी उससे प्यार करती है। उसका मास्क हटाती है। वह मानती है कि उसके अंदर अच्छाई है और उसे सुनने का आग्रह करती है। ब्रैंडन, जो असमंजस में होता है, स्वीकार करता है कि वह अच्छा करना चाहता है। टोरी ब्रैंडन को कसकर गले लगाती है, फिर उसे जहाज से निकाले गए धातु के टुकड़े से छुरा मारने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रैंडन उसे रोक लेता है, उसे कसकर पकड़ता है और फिर उसे आकाश में ऊंचा उठाता है। वह उसे छोड़ देता है और वह उसे असंभव ऊंचाई से गिरा देता है। जैसे ही वह गिरती है, ब्रैंडन एक आने वाले हवाई जहाज को देखता है। अगली सुबह यह पता चलता है कि जहाज ने ब्रियर के घर से टकराकर उसे नष्ट कर दिया है। यह हादसा सभी सबूतों को नष्ट कर देता है, जिससे यह साबित करने के लिए कुछ भी नहीं बचता कि ब्रैंडन इसमें शामिल था या उसके कृत्य सच थे। जब बचाव कर्मी ब्रैंडन की मदद करते हैं तो एक टुकड़ा जहाज के मलबे का उस पर उसका प्रतीक दिखाता है। समाचार रिपोर्ट्स में दुनिया भर के विभिन्न स्थानों का जिक्र किया जाता है जहां ब्रैंडन को कई आपदाओं के स्थल पर एक रहस्यमयी शख्स के रूप में देखा जाता है। उसका प्रतीक हर त्रासदी में उसकी उपस्थिति को चिह्नित करता है। फिल्म का अंत एक साजिशकार के साथ होता है जो समाचार प्रसारण में जनता को सुपर पावर्ड प्राणियों के अस्तित्व के बारे में चेतावनी देता है, यह सुझाव देते हुए कि मानवता को समय रहते कुछ करना चाहिए।